हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग दीपावली के अवसर पर पढ़ेंगे विज्ञान में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कर रहा है ओम, ऑप्शन सी कर रहा है एम्पियर, ऑप्शन सी कर रहा है ऑप्शन डी करा है वाट। तो विद्युत धारा का इकाई जो होता है प्यारे बच्चों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का होता है। अब बता दें वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है। वाट किसका मात्रक होता है? पावर का। तो वोल्ट का, प्रतिरोध का और पावर का। तो यहाँ पर आपने देखा कि विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर होता है। तो यह करंट का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? करंट का होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जब एक किरण समतल दर्पण से परावर्तित होती है, करा कि जब एक किरण, क्या करा है प्यारे बच्चों? जब एक किरण समतल दर्पण से परावर्तित होती है तो आपतन कोण होता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में कि 90 डिग्री होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 0 डिग्री होता है, तो ऑप्शन सी कह रहा है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार जब एक किरण समतल दर्पण से परावर्तित होती है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? प्रतिरोध की इकाई है। यहाँ पूछ रहा है आपका कि प्रतिरोध की इकाई है। तो ऑप्शन ए कर रहा है क्या ओम है, ऑप्शन बी कर रहा है क्या जूल है, ऑप्शन सी कर रहा है क्या वोल्ट है, ऑप्शन डी कर रहा है क्या ओम है। तो बता दें कि प्रतिरोध का इकाई जो होता है ओम होता है। तो क्या पता चल गया? प्रतिरोध का इकाई जो होता है ओम होता है। आइए आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, उष्मा ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या वाट है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या जूल है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या केल्विन है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या न्यूटन है। तो बता दें जो उष्मा का इकाई होता है प्यारे बच्चों, तो उष्मा का इकाई जो होता है जूल होता है। क्या होता है? उष्मा का इकाई जूल होता है। जहां तक सवाल होता है वाट जो है यह पावर का है, केल्विन जो है टेम्परेचर का है, न्यूटन जो है फोर्स की इकाई होती है। तो इस प्रकार हमारा ऊर्जा का इकाई जो होता है, एनर्जी की जो इकाई होती है, एनर्जी का इकाई जूल होता है। आइए आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। आज का पांचवा क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रंग बदलता है, ऑप्शन बी कह रहा है वेग बदलता है, ऑप्शन सी कह रहा है आवृत्ति बदलती है, ऑप्शन डी कह रहा है तरंग। कह रहा है कौन सी विशेषता है जो बदलती है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि क्या बदलता है प्यारे बच्चों? वेग बदलता है। तो वेग बदलता है। क्या बदलता है? वेग बदलता है। आइए आज का हम छठवां क्वेश्चन देखें। छठवां क्वेश्चन में लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन ए का रहा है ओम है, ऑप्शन बी का रहा है डायोप्टर हो, ऑप्शन सी का रहा है वोल्ट होता है, ऑप्शन डी का रहा है जूल है। तो लेंस की जो क्षमता की इकाई जो होती है डायोप्टर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डायोप्टर होता है। और इसका अगर हम सूत्र देखें प्यारे बच्चों तो P बराबर 100/+- होता है। इस प्रकार इसकी जो इकाई आपको आता है डायोप्टर होता है। आइए हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सातवां क्वेश्चन है,
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कैम्बियन के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है कार्टेक्स के कारण। तो बता दें पौधों में जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? जाइलम के द्वारा होता है। आज का 8वां क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कह रहा है पाचन की जो प्रक्रिया है कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या पेट से होता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या छोटी आंत से होती है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या मुख गुहा से होता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या बड़ी आंत से होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है मनुष्य के मुख गुहा से प्रारंभ होती है। इस प्रकार जो होगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी कह रहा है कि क्या नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर बता दें कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन गैस। तो आइए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मानव के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 3 होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 4 होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 5 होता है। तो मानव हृदय में कुछ कक्षों की जो संख्या होती है कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो यहाँ बता दें कि मानव के हृदय में कुल कक्षों की संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी कक्षों की संख्या होती है? 4 होती है। आइए आज का 11th क्वेश्चन देखें। विद्युत शक्ति की SI इकाई, विद्युत शक्ति पावर की इकाई। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या जूल है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या वाट है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या ओम है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या वोल्ट है। तो यहाँ पर आपको विद्युत शक्ति का इकाई पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? वाट होता है। पी पावर पूछा है तो क्या होगा? वाट होता है। आइए हम देखते हैं क्या होता है? वाट होता है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है क्या ठोस में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या द्रव में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या वायु में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर बता दें ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। कहाँ होती है? सबसे अधिक ठोस में होता है प्यारे बच्चों। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या यह बल से संबंधित है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या यह संवेग से संबंधित है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या ये जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या ये वेग से संबंधित है। तो यहाँ पर बता दें जो न्यूटन का प्रथम नियम है प्यारे बच्चों यह जड़त्व से संबंधित है। किससे प्रथम नियम न्यूटन का संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से, इनर्शिया से संबंधित होता है। आइए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पृथ्वी का गुरुत्व लगभग कितना होता है, या आपसे ये पूछ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बी कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और सी कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डी कह रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो जी का मान होता है प्यारे बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करता है। विद्युत धारा में प्रवाहित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या रोधक करता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या चालक करता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या मीटर करता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या बैटरी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा प्यारे बच्चों कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहित करने का कार्य जो होता है बैटरी या सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा। सेल ही एक यंत्र है, डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य जो है सेल या बैटरी के द्वारा किया जाता है। आइए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। तो आज का 16वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने बताया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने पारित किया था? या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा बताया गया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या ये डाल्टन के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन बी कह रहा है क्या ये न्यूटन के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन सी कह रहा है क्या यह लाओएंजियर के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन डी कह रहा है क्या ये बायल्स के द्वारा बताया गया था। तो बता दें प्यारे बच्चों कि यह नियम जो है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का या द्रव्य अविनाशता का नियम लावांजियर के द्वारा बताया गया था। आज का हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? यहाँ पर हमको टेस्ट ऑफ द एसिड बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मीठा होता है, ऑप्शन बी कह रहा है खट्टा होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कड़वा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है नमकीन होता है। तो बता दे प्यारे बच्चों कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और बेस का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पेपर अम्ल में कैसा होता है या अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है नीला ही रहता है, ऑप्शन बी कहता है नीले से लाल हो जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि हरा हो जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है पीला हो जाता है। तो यहाँ पर बता दें कि नीला लिटमस पेपर जो है अम्ल के साथ लाल रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदल जाता है? तो लाल रंग में बदल जाता है। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेस का स्वाद कैसा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है क्या मीठा होता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या खट्टा होता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या कड़वा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या नमकीन होता है। तो यहाँ पर बता दें जो बेस होता है, बेस का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? कड़वा स्वाद होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? उष्मा की कह रहा है खराब चालक होती हैं, उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अचालक होती हैं, निर्चालक होती हैं। तो बता दें धातुएं सामान्यतः उष्मा की अच्छा चालक होती हैं। क्या होती है? उष्मा की अच्छा चालक होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होता है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो तो इसका प्रभाव पौधों पर क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पत्तियां झड़ेंगी। तो यहाँ पर बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार 21वां क्वेश्चन का जवाब होगा कि प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। आइए हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है। तो क्या कह रहा है कि मानव शरीर के नियंत्रण का केंद्र है क्या हृदय है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या मस्तिष्क है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या यकृत है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या फेफड़ा है। तो यहाँ पर बता दे प्यारे बच्चों कि मानव शरीर के नियंत्रण का जो केंद्र होता है वह मस्तिष्क होता है। कौन होता है? मस्तिष्क होता है। तो इस प्रकार क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंतु किससे बने होते हैं? तो तंत्रिका तंतु ऑप्शन ए कह रहा है क्या न्यूरॉन से बने होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है रक्त कोशिकाओं से बने होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है मांस पेशी कोशिकाओं से बना होता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या हड्डियों से बना होता है।
तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि तंत्रिका तंतु जो होता है किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। आज का 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? हमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको हम एक तरह से क्या कर सकते हैं? IMP क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कोशिका की गृह शक्ति कहते हैं, कोशिका की दीवार कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, प्रोटीन का केंद्र कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति गृह कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस गैस को अवशोषित करता है? तो ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाने वाली गैस का नाम बताना है। ऑप्शन ए कर रहा है इंफ्रारेड को, ऑप्शन बी कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेज को, ऑप्शन सी कर रहा है माइक्रोवेव को, ऑप्शन डी कर रहा है एक्सरे को। तो यहाँ पर हम बता दें प्यारे बच्चों कि ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। आइए हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज का 26 क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है? यहाँ पर हमें बल की एसआई इकाई के बारे में बताना है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जूल होता है, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन होता है, ऑप्शन सी कह रहा है पास्कल होता है, ऑप्शन डी कह रहा हूँ। तो जूल जो होता है कार्य का इकाई होता है, जो न्यूटन है वो बल का इकाई होता है, जो पास्कल है वो दाब का इकाई होता है, जो ओम होता है वो प्रतिरोध की इकाई होती है। चूंकि हमें बल का एसआई यूनिट बताना है तो बल का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 27 क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगे तो वह क्या होगी? उसकी स्थिति बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या स्थिर रहेगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि समान वेग से चलेगा, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगे तो वह क्या होगा? स्थिर भी रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी। तो न्यूटन का जो नियम है ये बताया कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए तो वस्तु उस अवस्था को बनाए रखती है जिस अवस्था में वो बनी होती है। अर्थात ये हुआ कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों निहित होते हैं। आइए आज का 28 क्वेश्चन देखा जाए तो द्रव में उत्प्लावन बल का कारण क्या होता है? यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो द्रव होता है द्रव में उत्प्लावन बल का कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है घर्षण हो सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि दाब का अंतर हो सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है टेम्परेचर हो सकता है, ऑप्शन डी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। तो यहाँ पर बताया जाए कि जो इसका प्रभाव होता है द्रव में उत्प्लावन बल का जो कारण होता है वो दाब का अंतर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? दाब का अंतर होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का केमिकल फार्मूला बताना है। ऑप्शन ए करा H2O होता है, ऑप्शन बी करा H2O होता है, ऑप्शन सी करा O2 होता है, ऑप्शन सी करा CO2। तो यहाँ बता दे ऑप्शन जो डी है CO2 वह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, जो O2 है वो ऑक्सीजन गैस का सूत्र है और जो H2O है वो जल का सूत्र है, जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस का सूत्र है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होगा। तो क्या हुआ? जल का रासायनिक सूत्र H2O होगा। आइए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखा जाए तो रासायनिक बंधन किसके बीच में होता है? रासायनिक बंध किनके बीच में बनता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ये कह रहा है परमाणु और अणु के बीच, ऑप्शन बी कह रहा है दो परमाणुओं के बीच, ऑप्शन सी कह रहा है दो अणुओं के बीच,
ऑप्शन डी कह रहा है यौगिक और मिश्रण के बीच। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जो रासायनिक बंधन होता है वह दो परमाणुओं के मध्य बनता है। किनके मध्य बनता है? दो परमाणुओं के मध्य बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।